Hello dear students, this is your course instructor Asif Javed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कुछ इम्पोर्टेंट ग्रुप्स के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो एक कुछ इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं तो उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था D4, तो मैंने आपको कहा था कि D4 के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप विजुअलाइज कर सकते हो एज सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर, और उसमें फिर कुछ रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज थी, कुछ रोटेशन सिमेट्रीज थी। अगर आपको याद हो, मैं कल का आपको थोड़ा सा याद करवाता हूँ। ये हमने देखा था कल, सी केयरफुली। हाँ, ये रहा। ये जो एलिमेंट्स थे दे आर इधर रोटेशन सिमेट्रीज और रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज। जैसे मैंने ABCD लिया था और एंटी क्लॉकवाइज हम मूव किए थे। अगर हम कुछ भी मूव नहीं करते दैट मीन्स वो एलिमेंट आर नॉट। अगर हम R90 से इसको मूव करते हैं देन दिस इज योर R90, दिस एलिमेंट इज ट्रीटेड एज R90। फिर ये जब हम इसको इनिशियली जो एलिमेंट हमने लिया है इसको 180 से हम रोटेट करते हैं तो ये बन जाता है आपका R180। 270 से रोटेट करते हैं तो ये बन जाता है आपका R270। इसी तरह से अगर हम हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन लेते हैं तो ये आपका H बन जाता है, और अगर वर्टिकल रिफ्लेक्शन लेते हैं मतलब AB को इस तरफ और CD को इस तरफ, ये वर्टिकल हो जाएगी। इसी तरह से अगर डायगोनल के अराउंड हम डायगोनल लाइन ले लें और फिर इनको P और D को हम इधर उधर कर दें, मतलब सिमेट्री अगर हम एज ए डायगोनल ले लें तो ये D बन जाएगा आपका। इसी तरह से D डैश था, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ ये D डैश क्या है। देखिए ये है आपका ABCD, ये है आपका D डैश। देखिए D डैश में क्या होगा, D डैश में आपकी ये वाली लाइन सिमेट्री हम ट्रीट करेंगे तो ये तो सेम रहेगी, B और D में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन जो ये C है ये यहाँ आ जाएगा और DA जो है वो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट आपका हो जाएगा D डैश। तो इस तरह से जो D4 में हमारे पास जितनी रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज होती है इतनी रोटेशन सिमेट्रीज होती है। इसमें रोटेशन सिमेट्रीज कितनी आई, R0, R90, इसी तरह से R270 और कौन सी आई हमारे पास, R180। तो ये रोटेशन सिमेट्रीज हैं, और रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज कौन सी आई, H, B, D और D डैश। ठीक है, तो इस तरह से ये D4 बन गया। कोई भी आपके पास जो DN होगा डाइहेड्रल ग्रुप, उसका ऑर्डर आपका 2n होगा। क्या होगा ऑर्डर, 2n। सपोज D4 है तो इसका ऑर्डर 8 होगा, D5 है तो इसका ऑर्डर 10 होगा। सिमिलरली तो देखिए D4 में ये एलिमेंट्स आ गए आपके। ओके, अब जो रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज होती हैं ओब्वियसली ये रिफ्लेक्शन होती हैं। रिफ्लेक्शंस की खासियत मैंने आपको क्या बताई थी कि x² इज इक्वल टू E, और दूसरी तरफ से मैंने आपको कहा था XY इज इक्वल टू Y इनवर्स X। ये दो रिलेशंस जो है वो सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, तो x² इज इक्वल टू E का मतलब H² इज इक्वल टू आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे, R0। इसी तरह से जो आपका D² है वो भी R0 के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से D² भी आइडेंटिटी R0 के इक्वल हो जाएगा, और D' भी जो है ये आइडेंटिटी R0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? ओके फाइन, चलिए आगे बात करते हैं। सो लेट्स डिस्कस फर्दर। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको कंपोजिशन करनी, मैं आपको कंपोजिशन सिखाता हूँ कैसे करते हैं। देखिए R180 और 270 को जब आपको कंपोज करना है दैट मीन्स सबसे पहले आपने 270 लेना है, 270, और फिर 270 के बाद आपने क्या लेना है, 180। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले आपने एक एलिमेंट लिया ए बी सी डी, 270 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रोटेट बाय 270। तो जब 270 से रोटेट करेंगे तो कितनी है, ये ए यहाँ से यहाँ चला गया था 90 पे, यहाँ पे चला गया था 180 पे, 270 पे यहाँ चला जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरह से फिर ये बी भी बाकी जो है, ये बी यहाँ पे चला जाएगा, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे। अब इसको इसको 180 लगाइए, 180 पे क्या हो जाएगा, बी यहाँ चला जाएगा, डी यहाँ पे 180, ए यहाँ पे, सी यहाँ पे। या वैसे भी देख सकते हैं कि 90 90 प्लस 90 ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो सिमिलरली ये जो बी है ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, डी यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, और सी यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। सो दिस इज दिस। अब इसको जरा देखिए, फर्स्ट के रेफरेंस में देखिए, ये जो नया एलिमेंट हमें मिला जब हमने R180 और 270 को कंपोज किया, ये एलिमेंट क्या है, ओरिजिनल के कंपैरिजन में देखिए ना, ए यहाँ से यहाँ पहुंचा है, बी मतलब ये R90 है। तो जब हमने 270 और R180 को कंपोज किया तो हमें क्या मिला, R90। आप देख सकते हैं ये आपको मिला, यू गेट दिस। देखिए हम एलिमेंट्स को एज सिमेट्री ऑफ स्क्वायर ट्रीट कर रहे हैं। इसी तरह से R90H आपको निकालना होगा, तो सबसे पहले हम H ओरिजिनल ले लीजिए, इस पे लगाइए आप हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी ऊपर चला जाएगा, सी भी नीचे। अब इस पे 90 लगाइए रोटेशन, 90 लगाएंगे ये यहाँ चला जाएगा। अब इसको देखिए, इसके रेस्पेक्ट टू हो क्या रहा है, अगर आप गौर से देखेंगे डी और बी सेम है, इसका मतलब सिमेट्री आपने नॉन डायगोनल ली है, और सी और ए चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब ये एलिमेंट कौन सा है, डी डैश, वही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। ठीक है, तो D4 के लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इनमें से क्योंकि इसका Y जो है वो तो सेम रहेगा, Y इसका R90 रहेगा, और जो X है वो आप कोई भी चूज कर सकते हो। X आप H भी चूज कर सकते हो, V भी चूज कर सकते हो, D भी चूज कर सकते हो, और D डैश भी, ये D डैश है, D इनवर्स नहीं है, D डैश भी चूज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे देखिए HI R90J, H स्क्वायर इज इक्वल टू R0, R94 इज इक्वल टू R0, और I goes from 0 to 1, J goes from 0 1 to 3। देखिए यहाँ पे अगर आप इस सभी पॉसिबिलिटीज देंगे, 0 0 0 1 0 2 0 3, फिर 1 0 1 1 1 2 1 3, ये जो सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे ली गई हैं, इन सभी पॉसिबिलिटीज को जब आप लेंगे यू विल बी एबल टू सी दैट दिस विल जनरेट होल। ये पूरे किसको जनरेट करेगा, D4 को जनरेट करेगा, जो कि यहाँ पे है आपका D4। सिमिलरली आप ले सकते हैं, आप यहाँ पे H की जगह V ले सकते हैं, आप H की जगह D ले सकते हैं, D डैश ले सकते हैं, स्टिल इट विल जनरेट होल D4। और यहाँ पे आप D4 को देख सकते हैं, ये D4 का कंपोजिशन टेबल है, R0 को R0 के साथ करेंगे तो R0 हो। देखने वाली बात ये है कि कंपोजिशन जब हम कर रहे हैं, इनकी जो रिजल्टिंग एलिमेंट्स हैं वो भी हमें इसी सेट से मिल रहे हैं। फिर बाकी जो कंडीशंस होती हैं, लाइक ग्रुप की जो कंडीशंस हैं, आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट इसका R0 होगा, इसी तरह से हर एलिमेंट का आपको इनवर्स भी मिलेगा। और साथ में एक और चीज आप देख रहे हैं कि एसोसिएटिविटी तो होगी ही इनमें, फिर हर एलिमेंट का आपको इनवर्स भी मिल जाएगा। तो ये सब चीजें कंपोजिशन टेबल से क्लियर हो जाती है। जैसे आप देखो, जैसे R0 का इनवर्स क्या होगा, वो R0 ही होगा। R90 का इनवर्स क्या होगा, R270 होगा, क्योंकि R0 आना चाहिए। R180 का क्या होगा, R180 का R180 होगा। R270 का क्या होगा, R90 होगा। H का क्या होगा, H होगा। बाकी का HPD डैश का तो खुद ही होगा, बिकॉज जब भी किसी एलिमेंट का स्क्वायर आइडेंटिटी होता है तो वो अपना इनवर्स खुद होता है। तो सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं ग्रुप की, तो जो DN है ये आपका क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ग्रुप आप बच्चों को पता होगा। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नोशन of a group, having understood all the notions of I would say we are all well versed with the notion of group क्या होता है, जिसमें बाइनरी ऑपरेशन होता है जिसको हम कंपोजिशन कहते हैं। उसके बाद उसमें आपका एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होनी चाहिए, उसमें हर एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। अगर ये सब प्रॉपर्टीज हो जाएंगी तो उस कंपोजिशन के अंडर वो स्ट्रक्चर जो है वो एक अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और उसको हम ग्रुप कहेंगे। और DN जो है एग्जैक्टली वो सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब देखो, जब D3 हम पढ़ेंगे, D3 भी इसी तरह से डिफाइन होगा, XI YJ X स्क्वायर इज इक्वल टू E। अब वहां पे Y4 था, यहाँ पे Y3 हो जाएगा, और बाकी कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगी, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 6। अब देखो, किसी के लिए भी Y की वैल्यू आप कैसे फाइंड करते हो, R360/N।
R360/n। जैसे dn के केस में आपने y कैसे फाइंड किया था, R360/4 तो कितना आया था 90। यहाँ पे R360/3 करेंगे तो कितना आएगा R120। तो y कितना आएगा R120। अब इसके एलिमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, सिमिट्रीज ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो R0 लेंगे तो क्या आएगा, R0 में बिल्कुल सेम यही ट्राइंगल आएगी। 120 से मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 से मूव करेंगे तो शिफ्ट हो जाएंगे ये। देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे। अगर आप ट्राइंगल को देखें, इक्विलेटरल ट्राइंगल को, ये ऐसे देखिए ना, ये कितना होता है 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का शिफ्ट का मतलब हो गया ये एलिमेंट यहाँ पे है तो यहाँ पे चला जाएगा। फिर इसी तरह से 240 का शिफ्ट हो गया, ये एलिमेंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा। और 360 का शिफ्ट हो जाएगा, ये एलिमेंट वापस अपने जगह पे आ जाएगा, जिसको हम R0 ही कहते हैं। ठीक है, तो R0 से देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, R0 में सेम ही रहेगा ये। R120 में ये A कहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। R240 में कहाँ चला गया, देखो 120 + 120 यहाँ पे चला जाएगा। तो ये हो गया आपका, क्लियर है। इसी तरह से आप देखिए, अब इसमें और कुछ सिमेट्रीज हमने देखनी है। और कौन सी सिमेट्रीज हम देखते हैं इसमें, सिमेट्रीज देखते हैं हम विद रेस्पेक्ट टू वर्टिसेस। यानी हम इसको एक एक सिमेट्री, एक एलिमेंट इसका होता है FAA। ये FAA क्या होता है, बेसिकली आप करना क्या है, आपको ये जो आपका एंगल ए है ना, यहाँ पे एक लाइन आप देंगे, ऐसे सिमेट्री देंगे, उसको आप फिक्स रखेंगे और उसके कारस्पॉन्डिंग जो आपको वर्टिसेस दूसरे हैं उनको फ्लिप फ्लॉप करेंगे। मतलब बी को आप यहाँ पे भेज देंगे और सी को आप वहां पे भेज देंगे, तो ये आपका FAA हो जाएगा। सिमिलरली FBB में क्या करेंगे, यहाँ से आप एक सिमेट्री लेंगे, इसको सेम रखेंगे और इनको फ्लिप फ्लॉप करेंगे। और सी के केस में भी ऐसा ही करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखा जा सकता है। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बट सी के केस में आप देख सकते हैं, देखिए सी सेम है, बस ये बी और ए जो है चेंज हो गए। तो इस तरह से आपके कितने एलिमेंट्स बन गए, R0 हो गया बिल्कुल, ये जो सेम आपकी वही ट्राइंगल थी ABC। फिर R120 हो गया जिसमें ए यहाँ पे चला गया है, R40 हो गया जिसमें ए यहाँ पे चला गया, FAA हो गया जिसमें ए सेम है बस BC इंटरचेंज हो गए हैं, B वाला वो हो गया जिसमें AC इंटरचेंज हुए हैं, और C वाला वो हो गया जिसमें BA इंटरचेंज हुआ है। तो इस तरह से 6 एलिमेंट्स हो गए इसमें, तो फाइंड कर सकते हैं आप किसी को भी। और D3 की ये देखिए डेफिनेशन है इसकी, ये इसका रहा कंपोजिशन टेबल, सिमिलर जैसे हमने ऊपर किया। और इसी तरह से आप D2 का भी देख सकते हैं। D2 में आपके पास 4 ही एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि रोटेशन बिहेव लाइक, छोड़िए आप इसको, सेम ये जो मेन चीज आपको याद रखनी है कि नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस होती हैं DN में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों आपने हमें पढ़ा है ये DN ग्रुप। तो देखिए बच्चों, ये DN ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट ग्रुप है कि कोई कहने की बात नहीं है। बिकॉज आगे जाके जब हम ग्रुप थ्योरी को फुल स्विंग में पढ़ेंगे तो वहां पे जब हमें काउंटर एग्जांपल की जरूरत होगी, वहां पे खास तौर पे जब हमें नॉन एबिलियन ग्रुप्स की हम बात करेंगे, तो देखो नॉन एबिलियन ग्रुप्स ज्यादा नहीं हमें मिलते हैं। नॉन एबिलियन ग्रुप्स अगर आपने भी पढ़े होंगे तो कहीं क्वाड्रिनियन ग्रुप आपके दिमाग में आ रहा होगा, इसी तरह से आपने S3 SN वगैरह पढ़े होंगे। लेकिन ऐसे जो है वैरायटी नहीं हमें हमारे पास होती है नॉन एबिलियन ग्रुप्स की। बट वैरायटी के लिए हमने ये ग्रुप भी पढ़ा है जिसे हम डाइहेड्रल ग्रुप कहते हैं। तो डाइहेड्रल ग्रुप जो है D3 ऑनवर्ड्स, आई थिंक सो यस, D3 ऑनवर्ड्स जो है जितने भी डाइहेड्रल ग्रुप्स हैं ये सब के सब नॉन एबिलियन ग्रुप्स होते हैं, और इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। आगे चल के काउंटर एग्जांपल्स के लिए खास तौर पे हम इनका यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं जनरल लीनियर ग्रुप की। ये जनरल लीनियर ग्रुप क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n इनवर्टेबल मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑर्डर n की, लेकिन कौन सी, ऑर्डर n की तमाम इनवर्टेबल मैट्रिसेस, जितनी भी इनवर्टेबल मैट्रिसेस हैं ऑर्डर n की, उन्हीं का नाम होता है GLNF। अब ये F का मतलब क्या है, F का मतलब बच्चे ये है कि जो आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं ना मैट्रिसेस के, वो आ रहे हैं फील्ड F से। अभी फील्ड कोई भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है, ठीक है। एंड आई सपोज दैट आप बच्चे फील्ड से भी परिचित होंगे, आपको फील्ड का
इंट्रोडक्शन भी होगा। फील्ड क्या होता है? फील्ड बेसिकली बच्चे क्या होता है, आपका एक जो रिंग होती है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, जिसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, उसे हम फील्ड कहते हैं। तो उसमें रियल नंबर आती है, रैशनल नंबर आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर आती है, फाइनाइट फील्ड्स आती हैं। हम सब इनको डिस्कस करेंगे आगे भी, लेकिन फिलहाल के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी है, और आप बच्चों को पता भी होगा क्योंकि आपने ग्रेजुएशन की है, पीजी की है, तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो आप, और यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं जेके सेट के लिए, यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमें बेसिक चीजों को ब्रशअप करना है, बिकॉज इट विल टेक, फिर तो एक ही टॉपिक को पढ़ने में हमारे 10 दिन चले जाएंगे। सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। So keeping in view that we are well versed with the basic things, we must be doing only those things which matter to us in our exam. तो ये है बच्चे आपका, इसको जनरल लीनियर ग्रुप कहते हैं। GLN का मतलब, GL का मतलब हो गया जनरल लीनियर ग्रुप। तो जनरल लीनियर ग्रुप क्या होता है, जितने भी आपके पास मैट्रिसेस होती है ना, स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं ऑर्डर n की, किसी भी फाइनाइट ऑर्डर की, ओवर ए फील्ड, तो वो एक ग्रुप बनाती है। वो क्या बनाती है? नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n ओवर एनी फील्ड, दे फॉर्म एक ग्रुप, और उसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? जनरल लीनियर ग्रुप। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे n क्रॉस, ये n जो है n क्रॉस n मैट्रिक्स को सिग्निफाई करता है, f फील्ड को सिग्निफाई करता है। इसकी एक दूसरी नोटेशन भी है, GLN कॉमा f से भी इसको डिनोट करते हैं। अब केसेस हम डिस्कस करते हैं। अगर f आपका इनफाइनाइट होगा, अगर f क्या होगा आपका? इनफाइनाइट होगा। सपोज आपका q है या r है या c है, तो उस केस में GLNR जो है वो क्या हो जाएगा? GLNR विल लुक लाइक, अगर GLNR की बात करें तो इट विल लुक लाइक n क्रॉस n मैट्रिसेस इन विच डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड aij कम फ्रॉम R। अब हम n को वेरी करते हैं। सपोज हम f को हमने फिक्स कर दिया। केस 1 में हमने फील्ड क्या ली है? रियल नंबर। अब हम n को वेरी करते हैं। सपोज मैं n को 1 लेता हूं। अगर मैं n को 1 लेता हूं तो बेसिकली मैं 1 क्रॉस 1 मैट्रिसेस की बात कर रहा हूं, जिनका डिटर्मिनेंट 0 है। बट बच्चे 1 क्रॉस 1 मैट्रिसेस क्या है? वो तो एक सिंगल एलिमेंट है। इसका मतलब वो सिंगल एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू R। दैट मीन्स मैं नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो 1 क्रॉस 1 मैट्रिसेस होंगी वो बेसिकली रियल नंबर्स ही होंगे। बट वो रियल नंबर्स के डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो GL1R अगर आपको कभी पूछा जाता है तो वो है आपका नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, सो दिस इज ओके। तो इसकी अगर आप बात करें, इसकी कार्डिनलिटी की, मॉड का मतलब होता है कार्डिनलिटी, GL1R की, तो ऑब्वियसली इसकी कार्डिनलिटी इंफिनिटी होगी, क्योंकि GL1R किसके इक्विवेलेंट होता है? R स्टार के, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर। और नॉन जीरो रियल नंबर्स की कार्डिनलिटी क्या है? इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स है, सो इसकी कार्डिनलिटी आ जाएगी इनफाइनाइट। अब दूसरा देखिए, GLNR अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, तो फिर भी हमें GLNR जो है ये क्या मिलेगा? बेसिकली ये हमें मैट्रिसेस मिलेंगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। पर ऐसी कितनी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस मिल सकती है? देखो ना बच्चे, जब R इनफाइनाइट है तो मैट्रिसेस भी कितनी मिलेंगी? इनफाइनाइट ही मिलेंगी। तो इसलिए n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए भी जो GLNR के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है? अब केस नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस नंबर 2 हो गया कि अगर f आपकी फाइनाइट फील्ड है। अब ये फाइनाइट फील्ड क्या होती है, ये मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब हम गैल्वा थ्योरी पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये याद रखिए कि ये जो फाइनाइट फील्ड होती है, जो मैंने Zn ग्रुप आपको बताया है ना, Zn में अगर n आपका प्राइम हो जाए तो वो ग्रुप आपका फील्ड बन जाता है। जैसे यहाँ पे एफ क्यू बताया गया है, जेड क्यू, और आपको पता है Zn में 0 से n तक होते हैं, तो इसमें 0 से q-1 तक होते हैं। तो GLN-FQ में क्या हो जाएगा? GLN-FQ में आपकी वो मैट्रिसेस आ जाएंगी जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, और जिनके एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? फाइनाइट फील्ड से। लेकिन मजे की बात बच्चे यहाँ पे ये है कि अब यहाँ पे जो ऑर्डर होगा, यहाँ पे जो अंडर FQ जो आपके पास मैट्रिसेस आएंगे वो इनफाइनाइट नहीं आएंगी, बल्कि वो फाइनाइटली मैनी होंगी। वो क्या होंगी? फाइनाइटली मैनी। और उनका ऑर्डर आपको याद रखना है, ये GLN-FQ जो होती है आपकी, ये एक मैट्रिक्स नहीं होती, बहुत सारी मैट्रिसेस होती हैं। दीज आर मैट्रिसेस अवर फाइनाइट फील्ड FQ। तो कितनी होती हैं इस ग्रुप के अंदर?
कितनी मैट्रिसेस होती हैं, उसका ऑर्डर क्या होगा इस ग्रुप का। तो ये आपको याद रखना, ये होता है क्यू की, अगर आपके पास मैट्रिक्स ऑर्डर एन की है तो ये होगा क्यू एन, आपने क्यू एन से शुरू होना है, माइनस क्यू एन माइनस वन, फिर यहाँ से क्यू एन को सेम रखना है और वहां से एक एक कम करते रहना है, और आपने तब तक ये चलते रहना है जब तक ना इस तरफ आपका वन आ जाए। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए सपोज अगर आपको ऑर्डर फाइंड करना है GL3FQ का, GL3F, सपोज 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या है आपका, मैंने कहा Q की पावर n आपको सेम रखनी है, मतलब 7 की पावर 3 ये सेम रखिए, माइनस एक एक कम करते रहिए, 7 की पावर 2। नेक्स्ट 7 की पावर 3 सेम रखिए, माइनस 7 की पावर 1 चलते रहिए, इंटू 7 की पावर 3 सेम रखिए, माइनस 7 की पावर 0, बस रुक जाइए। क्यों? क्योंकि 7 की पावर 0 1 हो गया और 1 पे हमें रुक जाना है। तो इस तरह से इस प्रोडक्ट को जब आप करेंगे ये जितना आएगा वही ऑर्डर होगा किसका, GL3F7 का। बात समझ आई? थोड़ा सा एक सिंपल सा लेते हैं, सपोज GL2, सपोज मैं पूरा F2 की जगह Z2 ही लेता हूँ, Z2, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आएगा P, ये आपका Q है, सो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 0 दैट इज 1, बस यहीं रुक जाना है। 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, और 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा GL2Z2 का, इसका ऑर्डर आपका 6 हो जाएगा। बात समझ आई? आनी चाहिए बच्चों, नहीं आई है तो समझ जाओ। ओके चलिए, ये मैंने अभी आपको बताया, ये रहा आपका GL2F2 और यहाँ पे दिया भी गया है आपको। इसी तरह से GL3F2 का भी आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया आपका। अनफॉर्चुनेटली नोट्स में ना कुछ मिसप्रिंट्स हैं, तो आप लेक्चर को प्रॉपरली फॉलो कीजिए, जहाँ पे मिसप्रिंट्स होगी मैं प्रोवाइड करूंगा आपको ये नोट्स वगैरह भी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप खुद भी बाद में रिवाइज कर सको, या आप ये लेक्चर भी बार बार देख के वैसे भी रिवाइज हो सकता है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम SLNF। अभी हमने पढ़ा था GLNF, अब पढ़ेंगे SLNF। देखो SLNF और GLNF में एक ही डिफरेंस है, GLNF में हम लेते हैं, GLNF में लेते हैं हम वो वाली मैट्रिसेस, वो वाली n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर एनी फील्ड F फॉर विच डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे हम सटीक तौर पे कहते हैं कि हम सिर्फ वो वाली नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस लेना चाहते हैं जिनका डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली 1 है। हम यहाँ वहां की बात नहीं करते हैं, तो यहाँ वहां की ना बात कर, तू बता ये कि काफिला लुटा कहाँ, मुझे रहजनू से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। तो यहाँ वहां की हम बातें नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि यहाँ पे नॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एग्जैक्टली इक्वल टू जब 1 होगा तब जाके वो वाले एलिमेंट्स किसमें बिलोंग करेंगे, SLNF में। तो आप कह सकते हो कि SLNF इज सबसेट ऑफ GLNF, क्योंकि GLNF में तो वो तमाम मैट्रिसेस आती हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। अब नॉट इक्वल टू 0 में से कभी ना कभी डिटर्मिनेंट 1 भी आता होगा, तो जब जब डिटर्मिनेंट 1 आता है वो वाली मैट्रिसेस इकट्ठी करके जब हम एक ग्रुप बनाते हैं, वो भी जब हम एक सेट लेते हैं जिसे हम SLNF कहते हैं, वो भी अपने आप में एक ग्रुप होता है, और उस ग्रुप को हम कहते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप। मतलब सिंपली आप कह सकते हैं इट इज ए स्पेशल केस ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप, एक्सेप्ट कि जनरल लीनियर में क्या होता है, वहां पे डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है और यहाँ पे डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होता है ना, सिंपल, फाइन। चलिए इसमें देखिए यही जो मैंने आपको बताया। अब इसमें अगर आपकी फील्ड इनफाइनाइट होगी, सपोज FQ है, R है, जो भी है, तो SLNR क्या हो जाएगा, इसमें वो वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनका डिटर्मिनेंट 1 होता है। तो बताइए ना कितने एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनका डिटर्मिनेंट 1 होता है। कहने का मतलब ये है कि कितने एलिमेंट्स 1 होंगे, तो रियल नंबर में तो एक ही एलिमेंट 1 होता है, वो खुद 1 है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ किसका 1 होगा, 1 का ही होगा डिटर्मिनेंट 1, इसका मतलब एक ही एलिमेंट होगा इसमें। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले लें तो तब ओपन एंडेड हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर आपको बहुत सारी ऐसी आप ले सकते हो 2 क्रॉस 2 और उससे ऊपर वाली मैट्रिसेस
जिनका डिटर्मिनेंट 1 होगा। सो ऐसी कितनी होंगी, बेशुमार होंगी, इनफाइनाइट होंगी। सो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए इनफाइनाइट। सिमिलरली अगर फील्ड आप Q या C लेते हो तब भी यही होगा। अब आती है बात फिर से उसकी, किसकी, एफ क्यू की। अगर मैं यहाँ पे फील्ड की जगह क्या ले लूँ, फाइनाइट फील्ड ले लूँ, सपोज जेड पी ले लूँ, जेड मतलब जेड क्यू का मतलब हो गया, या एफ क्यू का मतलब हो गया ये क्यू जो है आपका प्राइम है। तो इस केस में जो आपका ऑर्डर निकलता है बस वो सेम वही होगा, एक्सेप्ट इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, q माइनस 1 के साथ। वहां पे हम यही लेते थे सिर्फ न्यूमिनेटर, यहाँ पे SLN FQ में q माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए SL2 F2 है, बाकी तो सेम रहा, लेकिन डिवाइड किससे किया, 2 माइनस 1 से, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 6 हो गया। इसी तरह से SL3 F7 जो है, इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे तो डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1 6 से करेंगे, ठीक है। ओके, तो आज का हम यहीं पे रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इसी तरह से हम चलेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, बिकॉज आई सपोज आप चीज़ों को इजिली पकड़ पा रहे हो। थैंक यू सो मच।